आज हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट का शक्ति के रूप में उदय पर चर्चा करेंगे। मतलब नेपोलियन बोनापार्ट एक साधारण फैमिली से था। वो किस तरह से फ्रांस में एक राजा, एक सम्राट के रूप में उदय होता है, किस तरह से एक साधारण सिंपल फैमिली से वो सम्राट के रूप में अपने आप को ढालता है। उनमें क्या खूबियाँ थी, उनमें क्या योग्यताएं थी, आते हैं हम देखते हैं। ठीक है ना। पहला कारण देखेंगे शक्ति के रूप में उभरने के पीछे सैनिक सफलता। नेपोलियन बोनापार्ट को इतिहास में महान शासक के रूप में माना जाता है, जिसका जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में कार्सिका द्वीप के अजाकियो नगर में एक निर्धन यानी गरीब कुलीन वकील के घर में हुआ था। ठीक है ना। कहाँ पर हुआ था? कार्सिका द्वीप के अजाकियो नगर में। याद रखना, एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है ना। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्सिका द्वीप के अजाकियो नगर में। ठीक है। और उसकी माता का नाम था मेरी लिटिजा रोमालियो और पिता का नाम था चार्ल्स बोनापार्ट। ये एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। नेपोलियन बोनापार्ट की माँ और पिताजी का नाम क्या था? तो मैंने बता दिया, मेरी लिटिजा रोमालियो माँ का नाम, और बाबा का नाम था चार्ल्स बोनापार्ट। अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की ही उम्र में फ्रांस का सेनापति बना। ठीक है ना। सेनापति बनता है 24 वर्ष की उम्र में ही केवल। सैनिक शिक्षा प्राप्त कर 1785 में सेना में द्वितीय लेफ्टिनेंट का पद मिला। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट द्वितीय लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट का पद कब मिला? 1785। ठीक है ना। इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति के दौरान क्रांति का विरोध कर राजतंत्रवादियों का विश्वास पाया। इसके बाद टूलो से फ्रांसीसी जहाजी बेड़े को सुरक्षित निकालने के कारण उसे ब्रिगेडियर का पद मिला, ब्रिगेडियर बना दिया गया। ठीक है ना। इस तरह से नेपोलियन को धीरे धीरे सैनिक सफलता से वो अभी आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। अगला कारण है फ्रांस की शोचनीय दशा। फ्रांस देश किस तरह से कमज़ोर हो गया था होगा। वहाँ पर कोई शासक ढंग से देश को नहीं चला पा रहा था। तो ऐसे समय में नेपोलियन बोनापार्ट हैंडल करता है फ्रांस को। ठीक है ना। देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बाद राष्ट्रीय सभा देश में शांति स्थापित करने में क्या थी? असफल थी। राष्ट्रीय सभा को चाहिए था कि वो फ्रांस में शांति स्थापित करे, लेकिन वो राष्ट्रीय सभा भी शांति स्थापित करने में असफल थी। तो ऐसी दशा में फ्रांस की दशा क्या हो गई थी? शोचनीय हो गई थी। डायरेक्टरी का शासन भ्रष्ट और निकम्मा हो चुका था। ठीक है ना। डायरेक्टरी जो कि फ्रांस का अगुवाई करता, सही ढंग से प्रशासन चलाता, वो भी एकदम भ्रष्ट और निकम्मा हो चुका था। ऐसे समय में फ्रांस में एक शक्तिशाली शासन की आवश्यकता थी, जो नेपोलियन विद्यमान था उस समय। अतः नेपोलियन ऐसे ही समय में फ्रांस की उन्नति का जिम्मेदारी लेता है। ठीक है। अगला कारण है नेपोलियन को अवसर मिला। नेपोलियन के द्वारा टूलो बंदरगाह पर अधिकार 1793 में ईस्वी किया और राष्ट्रीय सम्मेलन की सुरक्षा, ये दो अवसर अपने उत्थान के लिए अवसर मिलता है। टूलो बंदरगाह पर अधिकार किया नेपोलियन, और दूसरा है राष्ट्रीय सम्मेलन की सुरक्षा करके नेपोलियन बोनापार्ट को अपनी उन्नति के लिए एक अच्छा अवसर मिलता है। ठीक है ना। नेपोलियन के शक्ति के रूप में उदय होने का अगला अवसर मिलता है फ्रांस की उन्नति में वृद्धि। नेपोलियन के विजयों से, ठीक है ना, नेपोलियन फ्रांस की अगुवाई कर रहा था और विजय हासिल करते जा रहा था। तो विजयों से फ्रांस की उन्नति का पूरे विश्व में बात फैल गया। ठीक है कि फ्रांस की उन्नति नेपोलियन के द्वारा हो रहा है। विदेशी राज्यों पर नेपोलियन के द्वारा फ्रांस की धाक अधिकार स्थापित हो गया। विजयों जीत ने नेपोलियन को अधिक गौरवशाली बना दिया। ठीक है। जितना कि फ्रांस में लुई 14वें और लुई 16वें के समय में भी
नहीं मिला था। इतना गौरव फ्रांस का बढ़ा दिया था नेपोलियन ने। ठीक है, अगला कारण देखते हैं, नेपोलियन की महत्वाकांक्षा। नेपोलियन सिंपल फैमिली से था, कोई राज परिवार से नहीं था, लेकिन उसकी बहुत कुछ करने की महत्वाकांक्षा थी, जैसे कि विश्व विजयी बनना चाहता था। ठीक है ना। तो नेपोलियन बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, वो विश्व विजयी बनना चाहता था और वो अवसर भी उसे फ्रांस में मिला। और फिर क्या था, शीघ्र ही वह सफलता के शिखर पर पहुंच गया और फ्रांस का भाग्य विधाता बन गया। इस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के लिए एक शक्ति के रूप में उदय होता है। फ्रांस का नेतृत्व करने का उसको अवसर मिलता है। ठीक है ना।